नमस्ते छात्रों। मैंने गुंगिया नामक रेखा चित्र को पिछले पीरियड में किया था। उसका अगला भाग आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। वही तो मैंने महादेव वर्मा, उनका जीवन, उनके साहित्य विशेषता के साथ रेखा चित्र क्या है और रेखा चित्र में कौन सी विचार विवरण किया जाता है, ये सभी हमने समझ लिया था। साथ ही साथ गुंगिया नामक पाठ को प्रारंभ किया था। 4 पृष्ठों को हमने पढ़ा है। अप टू 68 पेज नंबर तक हमने पढ़ा है। और प्रथमतः वास्तविक रूप में उसने पत्र लेखन लिखने वाले की मानक मानसिक स्थिति कैसी होती है, इसका विवरण भी वही दिया था। और अंतिम वाक्य तक यहाँ पर तो हमने पढ़ा है। अभी यहाँ से हमें आगे बढ़ाना है। देखेंगे बाद में गुंगिया के संबंध में कवि वर या कवयित्री महादेव वर्मा क्या लिखती है, देखेंगे। पत्र प्रेषक के संबंध में, पत्र प्रेषक कौन होता है? फ्रॉम, सेवा में अर्थात ट्रू, जो का पत्र लिखता है वह प्रेषक है, के संबंध में सारी समस्याओं का समाधान कर लेने के उपरांत भी एक कठिनाई रह जाती है। सारी समस्याओं को पूर्ण होने के बाद एक समस्या है। क्या है? एक व्यक्ति के पत्र में गांव भर कुछ ना कुछ लिखना चाहता है। अतः अपने पारिवारिक स्थिति को ही नहीं, गांव के बारे में भी वह लिखना चाहता है। किसी की ओर से पालागन लिखना है तो किसी की ओर से असीम सॉरी आशीष, आशीर्वाद, अर्थात पालागन लिखना है तो दूसरे ओर से आशीष, आशीर्वाद को भी लिखना चाहता है। किसी की जय राम जी पहुंचाना है तो अर्थात भगवान की भक्ति के बारे में, तो किसी की भेंट अंकवार, अर्थात भेंट अर्थात गिफ्ट, तो गिफ्ट के बारे में भी वही दिखाई पड़ता है या लिखना पड़ता है। कोई पाती आधा मिलन है, पाती अर्थात पत्र, आधा मिलन है, लिखवा कर अपने कवित्व का परिचय देना चाहता है। तो कोई हुई है सोई जो राम रचिए राखा, लिखकर दार्शनिकता का, अर्थात कुछ साहित्यिक रूप से लिखता है, कुछ भेंट के रूप में या भेंट ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ। ಕೆಲವೊಬ್ಬರೇನು ದೇವರು ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಉಂಟು, भगवान की जो आशीष है उसी तरह हम हैं, इस तरह लिखना चाहते हैं। और तो कोई हुई है सोई जो राम रचे रखा, ಏನಾಗಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಉಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದೇವರಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, इस तरह कहकर लिखने वाले भी है। कोई बच्चियां बेचने की सूचना दे देना आवश्यक समझता है। ಕೆಲವೊಬ್ರು ತನ್ನ ಬಚ್ಚಿ, ಆ ಬಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ। कोई भैंस खरीदने की, किसी के लिए अर्थात अपने अपने जो छोटा मोटा समस्या है वह समस्या को लेकर, विचार को लेकर ही पत्र लिखते हैं। किसी के लिए खेत की बेदखली का संवाद भेजना अनिवार्य है तो किसी के लिए छप्पर गिर जाने का, अर्थात अपनी को समस्या हो। कोई कुआं उगराने की कथा सुनने को आकुल हो, कोई पोकर सूखने की। इस तरह इस परिच्छेद में अपने अपने समस्या को लेकर, अपने अपने भावनाओं को लेकर पत्र लिखते जाते हैं। ये परिच्छेद ऐसा व्यक्ति खोजना कठिन होगा जो परिचित व्यक्ति को कुछ संदेश ना भेजना चाहिए और छोटे ग्रामों में नागरिक जीवन की विच्छिन्नता जनित अपरिचय अनुभव ही नहीं होता। इसी कारण सब एक दूसरे से विशेष परिचित ही मिलते हैं। यदि जिसे पत्र लिखा जाता है उससे विशेष परिचय नहीं तो पत्र लिखने वाले से तो रहता ही है। इसी नाते
सब बड़े छोटे यथा योग्य लिखवाना नहीं भूलते। कोई एक आपस से विशेष परिचित होने के कारण भतीजे को कर्तव्य विषयक उपदेश देने के लिए उत्सुक है। कोई भांज से घनिष्ठता के कारण उसके मामा को प्रणाम लिखवाना चाहता है। ये भी यहाँ भी यही विचार है कि वे अलग अलग ढंग से अपने अपने संबंधियों को पत्र लिखने के लिए हम प्रारंभ करते हैं। उसके मामा को प्रणाम लिखवाना चाहते हैं और कोई मौसी के परिचय के नाते बहनोतिनी के पति को आशीष पहुंचाने की इच्छुक है। कोई भतीजी की सखी होने के कारण चाची के पितिया ससुर को पालागन भेजना आवश्यक समझती है। ऐसी दशा में संबंध असंबद्ध परिचय अपरिचय का अंतर कोई महत्व नहीं रखता। मेरे जैसे व्यक्ति से कुछ न लिखवाना भी उन्हें अपमानजनक लगता है। साहू जी के आले में तेल के डब्बे से भरे लिफाफे के स्थान में मेरे बैग से बगुले के पंख जैसा उजला लिफाफा निकल आता है। हल्दी की पुड़िया खोलकर निकाले हुए कागज की तुलना में मेरी कॉपी का कागज बड़ा और स्वच्छ जान पड़ता है। पटवारी की चौपल के कोने में स्थापित बिना ढक्कन की दावत और काले कलम में वह आकर्षण नहीं जो मेरे मेरे चमकीले फाउंटेन पेन में मिलना स्वाभाविक है। पिछौरी के कोने में बांधकर लाए हुए मैले सिकुड़नदार टिकट के सामने मेरे टिकट ही अधिक विश्वसनीय जान पड़ते हैं। पत्र लिखने की ऐसे उत्कृष्ट साधना लेकर बैठे हुए लेखक से जो कुछ नहीं लिख पाता वह अपने लोकाचार विषयक अनभिज्ञता प्रकट करता है। इसी कारण सभी दो आकर लिख देने के लिए अनुरोध करने लगते हैं। इस तरह जो पुराण लिखते जाते हैं, बहुत कुछ लिखने जाते हैं, तो कुछ लोग इस तरह करते हैं, जो लिखना है दो आखर अक्षर, दो अक्षर लिखना, अर्थात क्या उन्होंने समझाना है इतना ही लिख लेना है। और मुझे इस तरह जंगम पोस्ट ऑफिस आने की कौन सी आवश्यकता है? तो वे कहते हैं मुझे इस तरह जंगम पोस्ट ऑफिस बनने की कौन सी ಅವಶ್ಯಕತೆ है? ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗುವಂತ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಏನು ಉಂಟು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. कहते हैं मेरे लिखे पत्र कहीं पहुंच भी सकेंगे या नहीं? क्या मेरा टिकट लिफाफा सप्लाई डिपो संदिग्ध नहीं है? क्या मेरी यह अर्जी निवासी निठल्लेपन का प्रमाण नहीं है? यह सब प्रश्न उनके हृदय में एक बार भी नहीं उठे। परमार्थ की उच्चतम भावना के साथ भी नागरिक जीवन में प्रवेश करने पर व्यक्ति को अविश्वास और संदेह के अनेक पहिने तीरों का लक्ष्य बनना पड़ता है। नागरिक जीवन का कारण संदेह कर्मनिष्ठता को पंगु और उसका लक्ष्यहीन दुराव जीवन दर्शन को भ्रांत कर देता है। इसके विपरीत ग्रामीण जीवन की पुस्तक खुली ही मिलती है। कुछ विषम परिस्थितियां अपवाद हो सकती है, पर जहां जीवन कुछ स्वस्थ है वहां एक ग्रामीण का सहयोग आदान दैन्य रहित होने के कारण सहज है। सहायता का दान गर्व शून्य होने के कारण स्वाभाविक और विचार विनिमय अकृत्रिम होने के कारण जीवन की अध्ययन का पूरक है। एक बार मुझे कुछ अर्थात महादेव वर्मा ही कहती है, एक बार मुझे कुछ लिखने देकर एक बुढ़ा अपने दूरदेशी
पुत्र को पत्र लिखाने आ बैठी। ನೋಡಿ, इस तरह वह विचार करती है। इस तरह पत्रों के बारे में लिखते लिखते एक बार क्या हुआ है, महादेव वर्मा से पत्र लेकर लिखने के लिए एक वृद्ध आता है। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, वृद्ध आया है। वह क्यों आया है? अपने दूर देशी पुत्र को, अर्थात दूर देश में रहने वाले पुत्र को पत्र लिखवाने के लिए वहीं आकर बैठे। फिर दूसरे भी आने लगे और अंत में यह कार्य मेरे कर्तव्य की सीमा में आ गया। लेखिका, एक व्यक्ति आया, दूसरे व्यक्ति आई और इसी तरह उनको हर एक के पत्र लिख करने का संभव कष्ट होने लगा। फिर दूसरे भी आने लगे और अंत में यह कार्य मेरे कर्तव्य की सीमा में आ गया। अर्थात मेरा कर्तव्य उन लोगों को पत्र लिखवाना है। मैं स्वयं अकारण तो क्या, सकारण भी पत्र कम लिखती हूँ। अकारण है, सकारण पत्र भी कम लिखती हूँ। इससे टिकट, लिफाफे, कार्ड आदि का प्रबंध करने पर भी यह पत्र लेखन मुझे महंगा नहीं पड़ा। मेरे बैठने के स्थान अनेक हैं। कभी पीपल के तने का सहारा लेकर उसकी ऊंची जड़ों का सिंहासन बनाती हूँ। अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे मैं तो क्या करती हूँ, उसके आसन बनाकर, अर्थात उसके ऊपर मैं तो बैठती हूँ। और कभी कभी आम के नीचे सूखी पत्तियों के बिछोने का, सूखी, कभी किसी के ओसारे में पड़ी खटिया पर आसीन होती हूँ। कभी किसी के आंगन में तुलसी चौरा के सामने चटाई पर पत्र लिखने का प्रस्ताव सबसे पहले जो करता है उसी की चांद सर्वश्रेष्ठ को चलना पड़ता है। पत्र लिखवाने वाला निकट बैठता है और सब उससे कुछ हटकर आसपास केवल अभिवादन भेजने वाले आते जाते रहते हैं। अभिवादन नमस्कार करने वाले आते हैं और कुछ एक लोग उनके चारों ओर बैठते हैं और कुछ जो लिखने वाला है या लिखने वाली है, लिखवाने वाली, लिखने में लिखवाने, लिखने वाली कौन है? महादेव वर्मा। वे पास बैठते हैं और सभी दूर दूर बैठते हैं। और कोई पुर चलाना दूसरे को सौंप कर पालागन लिखाने दौड़ आया, कोई आशीष लिखा देने का स्मरण दिलाकर। अर्थात यहाँ कौन कौन से विषय को लेकर आते हैं, क्या करते हैं? एक पुर चलाना दूसरे को सौंप कर पालागन लिखवाने दौड़ आया, कोई आशीष आशीर्वाद देकर लिखवाने के लिए आता है। और और दाएं चलाने चला गया, कोई अपना संदेश लिखने के लिए भरा घड़ा सिर पर और रस्सी हाथ में थामे हुए ही रुक गई। किसी को जय राम जी लिखवाते बेसन बेसन पीसने की याद आ गई। कोई रोते हुए लड़के को मोटी रोटी का टुकड़ा देकर पत्र का उपसंहार सुनने लौट आए। कोई उपदेश वाक्य कहते कहते भुज्जी चिलम सुलगाने के लिए उठ गया। अर्थात अपने अपने विषय को लेकर वही आ बैठते हैं। इस तरह इसका आगमन होता रहता है। केवल इस समारोह का सूत्रधार आदि से अंत तक कभी
हंसता कभी रोता और कभी उदासीन बैठा रहकर कथा का अवरोह संभलता है। पत्र लिख जाने पर उसे पूरा सुनाना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसकी इच्छानुसार जहाँ तहाँ कुछ ना कुछ जोड़ना भी आवश्यक हो जाता है। तब वह पत्र को सब प्रकार से अपना प्रामाणिक प्रमाणित करने के लिए अंगूठी की छाप लगाने को व्याकुल हो उठता है। ऐसे छिन्न व्यवहार जगत में प्रचलित असत्य से आत्मरक्षार्थ कवच हो सकते हैं, पर पत्र के स्वतः सिद्ध आत्मोद्गार में उनका विशेष महत्व नहीं। इसे सब मौन नहीं। इसी कारण कभी-कभी नाम के नीचे अंगूठे के चित्र विचित्र और विविध आकृतियों वाले चिन्ह भी सुशोभित हो जाते हैं। अर्थात पत्र लिखने के बाद अंगूठे से वे हस्ताक्षर करते हैं, अर्थात साइन करवाते हैं अंगूठे के द्वारा। इस तरह अनक्षरस्थ भी आकर उनसे पत्र लिखवा देते हैं। पता लिखना इस पत्र लेखन गाथा का सबसे कठिन प्रसंग है। अर्थात पता अर्थात एड्रेस लिखना और एक विशेष प्रसंग मानती है लेखिका माधवी वर्मा। किसी के पुकारने का नाम नन्हा को और परिचय का महावीर है। देख लीजिए, दो दो नाम है। घर में पुकारने के लिए एक नन्हा को और परिचय का महावीर। क्या लिखना है ये समस्या होती है। और किसी की घर की संज्ञा दुरु दुलरुआ और बाहर की बैरोदीन। कोई अपने गांव में घसीटा और पर गांव राजा राम कहलाता। कोई ननसार की सिरतजिया और ददसार की दुखिया है। किसी को परिवार वाले रूपमतिया और बाहर वाले कलुइया कहते हैं। अर्थात कुल मिलाकर पता लिखते समय एक समस्या आ बैठती है कि अलग अलग गांव में पुकारने के लिए एक नाम है और उनका एक्चुअल नाम और एक रहता है। तो इन दो नामों के बीचों में संघर्ष जो होता है वो एक लिखने के लिए कठिन प्रसंग मानती है यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा। और नाम उपनाम का यह विरोधाभास का मूलक गठबंधन हमारे कवि समाज का स्मरण ना दिलाए तो आश्चर्य की बात होगी। हमारे यहाँ भी एक व्यक्ति जीवन में अकिंचन रूप में कोयला नाम से हीरा लाल और उपनाम से भारतेंदु होकर भी उपहासास्पद नहीं माना जाता। अकिंचनता सामाजिक व्यवस्था से संबंध रखती है। रूप प्रकृति का दान है और नाम माता पिता का उपहार कहा जाएगा। शेष एक उपनाम ही रह जाता है जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उन्हीं को संभलना होगा। संभवतः इसी कारण वे अपने में किसी विशेषता के अभाव या भाव की चिंता न करके संसार के सुंदरतम वस्तु को मिली हुई संज्ञा पर अधिकार जमाना चाहते हैं। कवि परंपरा ने जिन शब्दों के प्रति विशेष पक्षपात दिखाया है उनके प्रति उपनाम अन्वेषकों का आकर्षण स्वाभाविक ही कहा जाएगा। पर जब उन शब्दों के अर्थ और उनके द्वारा सांकेतिक अभिव्यक्तियों में किसी प्रकार का भी सादृश्य नहीं मिलता तब उनकी स्थिति विचित्र हो जाती है।
सुनने वाले नाम और उपनाम का अंतर न भूल सके मानो, इसलिए वे दोनों को एक अविच्छिन्न संबंध में बांधकर उपस्थित रहते हैं। पर ग्रामीण नाम और उपनामों की स्थिति इससे भिन्न है। नाम का संबंध तो पंडित जी के पोथी पत्र से है, किंतु उपनाम व्यक्ति का रूप, स्वभाव, गुण या दूसरों की उसके प्रति धारणा का यथार्थ चित्र देता है। अर्थात युद्ध परिचित में इतना ही बता दिया है कि एक्चुअल नाम तो लिखा रखा जाता है, और दूसरा उनका रंग को देकर काला रंग है तो कलिया नामक, या कोई वह लंगड़ा है तो वह कुंटा, इस तरह कोई नाम रखकर उनको उपनाम दिया जाता है। पर ग्रामीण नाम और उपनामों की स्थिति इससे भिन्न, और नाम का संबंध तो पंडित जी की पोथी पत्र से ही। पंडित जी की पोथी पत्र का क्या है, पत्र में लिखने वाले जो नाम है पोथी पत्र कहते हैं, किंतु उपनाम व्यक्ति के रूप, स्वभाव, गुण, उनके कुछ स्वभाव को देखकर भी उनका नाम लिखा जाता है या कहा जाता है या पुकारा जाता है। जो लबार नाम से पुकारा जाता है और इस नाम के उपयुक्त विशेषता के शून्य नहीं हो जा सकता। जो गुंजरिया कही जाती है वह वेशभूषा की रंगीन में गुड़िया से कम नहीं होती। जो कोयले की संज्ञा पाती है उसका श्यामांगनी होने के साथ साथ मधुरभाषिणी होना आवश्यक है। जो नृत्य कहकर नत्तु कहकर संबोधित किया जाता है उसे जन्म लेते ही नाक में बाली पहनाना पड़ा होगा। जो धूरे का उपनाम पा चुका है उसने बचपन में कठोर उपेक्षा का अनुभव किया होगा। इन उपनामों में कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, पर साधारणतः वे व्यक्ति के साथ सामंजस्य पूर्ण स्थिति ही रखते हैं, विरोध मूलक नहीं। पर पत्र लिखते समय यह जानना कठिन हो जाता है कि दूर देश में एक व्यक्ति के नाम और उपनाम में से किसे विशेष महत्व दिया होगा। जब तक वह परिचित वातावरण में है तब तक उसके विशेषताओं के निरीक्षक ही उसका नाम निश्चित कर देते हैं। पर जब केवल उसको अपना परिचय देना है तब वह इनसे मिले संबोधन में से किसे स्वीकार करेगा या उसकी रुचि और दूसरों के प्रति उसके भाव और निर्भर रहता है। इस संबंध में पत्र लिखने वाला और लिखाने वाला दोनों ही अंधकार में रहते हैं। नाम की समस्या हल हो जाने पर स्थान की बाधा उपस्थित हो जाती है। प्राय वे नगर के नाम से अधिक पता नहीं जानते और यह चाहे विस्मय की बात ना हो। प्राय वे नगर के नाम से अधिक पता नहीं जानते, यह चाहे विस्मय की बात ना हो। पर पत्र पाने वाले की रूपाती के संबंध में उनका अडिग विश्वास आश्चर्य में डाले बिना नहीं रहता है। इसी तरह पत्र लेखक के बारे में इस पृष्ठ में विवरण देता गया है। मैं वह और आगे नहीं बढ़ाता हूँ। और यहाँ पत्र लिख कर पोस्ट करने के बाद जो होता है यहाँ से देख लीजिए। तो जो पत्र मेरे पते से आते हैं उनके संबंध में उत्तर देते देते मेरा धैर्य भी सीमा तक पहुंच बिना नहीं रहता। ಅಂದ್ರೆ जो पत्र लिखने के बाद वो वापस उत्तर आता है, उत्तर आने के बाद उसको पढ़ के बताना पड़ता है, तब उन लोगों को समझाने में लेखिका को बहुत सी समस्या हो जाती है। कोई पूछता है ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾನೆ उत्तर आने में कई दिन बाकी हैं।
पत्र तो लिखा है, कितने दिनों में वो पत्र वापस आएगा, कितने दिन लगेगा, ये प्रश्न लिखते हैं। और कोई जानना चाहता है कि पता लिखने में भूल तो नहीं हुई, एड्रेस भरी हो गया ना, ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ उत्तर ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, इस तरह ये प्रश्न करते हैं। तरह तरह की ये सभी इस परिच्छेद में लगा है। और उनके ना समझी पर कभी हंसी आती है, कभी क्रोध। देखिए, ये इस तरह के जो प्रश्न करते हैं, तब मुझे एक आध बार क्रोध आता है और ग्लानि होती है, दुख होता है, ये सभी होने लगता है। क्योंकि वे लोग तो इस तरह मुग्ध हैं, उनकी मुग्धता देखकर उनको लेखक को दुख भी होता है। और अपने भावों और विचारों के विनिमय के लिए इतने आकुल व्यक्तियों को किसने इतना असमर्थ बना डाला, ये प्रश्न लेखिका के मन में आने लगता है। इतने विशाल जनसमूह को वाणी विहीन बनाकर, जिन्हें अपनी वाग विद्वता का अभिमान है, वे कितने निर्लज हैं, इस प्रकार के प्रश्न स्वाभाविक कह जाएंगे। यह सब तो जैसे तैसे चल ही रहा था, पर एक दिन जब उंगिया मेरे आंचल का छोर थाम कर विचित्र हाव भाव द्वारा पत्र लिख देने का संकेत करने लगी है। देख लीजिए, इस तरह अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समस्याएं आने लगी है, लेकिन को तरह तरह की भावनाएं होने लगी है। इतने में गुंगिया नामक एक आकर, गुंगिया तो बोल नहीं सकते ना, वह आकर क्या करती है, वह अनुरोध करती है कि उन्हें पत्र लिखवाना है। तब तो मैं स्वयं अवक रह गई। मुंह आने वाले शब्द से बोलते हैं तो लिख सकते हैं, परंतु अभी भी गुंगिया का पत्र कैसे लिखना है, इससे वह लेखिका अवक हो जाती है। क्या कहीं मेरी दुर्दशा की सीमा नहीं है? क्या अब गुंगों के लिए भी पत्र लिखना होगा? गुंगिया किसे क्या लिखवाना चाहते हैं, या मैं किस प्रकार समझ सकूंगी? कवित्री के सम्मुख ये प्रश्न उठने लगी है, गुंगिया को क्या पत्र लिखना पड़ेगा, वह किसे लिखती है, क्या लिखती है, क्या कहती है, ये सभी सवाल आज लेखक के सम्मुख आई है। पर जिसे लेकर ये समस्याएं उठ रही थी, उसे इन सब के समाधान से कोई सरोकार नहीं था। मुझे इतने पत्र लिखते से कर ही संभवतः उसका हृदय अपनी करुणा वशता भूल गया था। इतने सुख दुख कथाएं लिखने पर भी एक व्यक्ति उसके ऐसे प्रत्यक्ष सुख दुखों की भाषा नहीं जानती है, ऐसा विश्वास गुंगिया के लिए सहज नहीं था। मैं उसे अनेक बार देखते देखते अब उसकी उपस्थिति की अभ्यस्त हो चुकी थी। लेखिका इन्हें कई बार देख चुकी है, इनके से बातें करके वो अभ्यस्त हो चुकी थी, इसलिए इन्हें इतना समस्या तो नहीं हो सकी, क्योंकि सुख दुखों की भाषा नहीं जानता ऐसा विश्व गुंगिया के आते समय वह मेरी प्रतीक्षा में बैठी हुई मिलती थी, जाते समय वह पीछे पीछे चलकर दूर तक पहुंचाने आती थी। कुछ लिखते समय वह कहीं आस-पास में बैठकर उस बड़े कुतूहल के साथ मेरा क्रियाकलाप देखती थी, पर मैं अब तक उसे कौतुकी दर्शक मात्र समझ बैठी थी। अतः लेखिका के सारे क्रियाओं को देखती थी और देखती रहती थी और सब कुछ वह समझ लेती थी, पर मैं अब तक उसे ಕೌತುಕಿ ದರ್ಶಕ್ ಮಾತ್ರ समझ बैठी थी। ಆದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು वह कौतुकी दर्शक मात्र समझकर बैठी थी। दर्शक क्या, देखने वाली है, अर्थात उनके मन में कोई भावना है वह मुझे नहीं मालूम था, परंतु आज उन्हें मालूम पड़ा है कि ने लेखिका को। इससे जब उसने स्वयं पत्र प्रेषक की भूमिका ग्रहण कर ली, तब मैं बड़े असमंजस में पड़ गई। अर्थात व्यवहार के लिए कुछ बातें कर सकता है, परंतु पत्र में तो स्पष्ट बातें होनी चाहिए, ये लिखने में असमंजस में पड़ जाती है लेखिका। गुंगिया को यह उपनाम
गूंगेपन के कारण मिला है। गूंगेपन क्या है? कान भी नहीं सुनता है, बोल भी नहीं सकती है, तो उनका नाम क्या है? गूंगिया। गूंगापन के कारण उन्हें यह नाम मिला है। उसका नाम तो धनपतिया है। गूंगे का नाम धनपतिया है। उसका पिता रघु तेली संपन्न भी था और ईमानदार भी। घर में पुष्ट बैलों की जोड़ी थी। कोलो चलाता था और सरसों से लेकर रिंडी तक सब कुछ पेरा जाता था। रघु के तेल की शुद्धता और उसकी खल की उपयोगिता की ख्याति गांव की सीमा लांघ चुकी थी। अर्थात उनके तेल की जो विशेषता है उस गांव की सीमा लांघकर ಅಂದ್ರೆ ಊರೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿತ್ತು, ಊರಿಂದ ಹೊರಗೆಯೂ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿತ್ತು, प्रचार हुआ है। पहलौठी संतान होने के कारण घुंगिया के जन्म के उपलक्ष्य में बड़ी धूमधाम रही। नगाड़े वाले नेग लेने आए, डोमनी नाचकर चुनारी ले गए और तेली पंचों की जोनार में कई पीपे घी खर्च गया और असमर्थ बना डाला। इतने विशाल जन समूह को वाणी विहीन बनाकर जिन्हें अपने वाग विद्वता का अभिमान है, वे कितने निर्लज्ज हैं। इस प्रकार के प्रश्न स्वाभाविक ही कहे जाएंगे। यह सब तो जैसे तैसे चल रहा ही रहा था, पर एक दिन जब गुंगिया मेरे आंचल का चोर थाम कर विचित्र हाव भाव द्वारा पत्र लिख देने का संकेत करने लगी तब तो मैं स्वयं अवक हो गई। सॉरी, इसके बाद जच्चा को चिरौंजी डालकर हरेरा दिया गया। बबुल का गोंद पग कर पंजीरी दी गई। जब सवा महीने में माँ बेटी को गोद में लेकर सौरी से निकली तो परिवारों ने जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को नजर से बचाने के लिए ना जाने कितने टोने टोटके किए। ಟೋನೆ ಟೋಟ್ಕೆ करना ಮಂತ್ರಗಿಂತ್ರ ಮಾಡುವುದು, ಆ ಮಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂತ್ರಗಿಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। बालिका की इतनी लोई की गई कि उसकी रोमहीन देह मैदा की पिंडी जैसी दिखाई देने लगी। उसके इतना तेल मला गया कि उसके अंगों पर देखने वालों की दृष्टि फिसलने लगी। इस तरह उनके बाल्यकाल में जो कुछ हुआ है ये सभी यहाँ दिया गया है। गूंगे ने वाणी के अनुभवों को मानो समझदारी से भर लिया था। वह इतनी कुशाग्र बुद्धि थी कि जो एक बार देखती उसे कभी ना भूलती। एक बार देखने वाले सभी विचार को वह ध्यान लगाकर सुनती और उनके बुद्धि मस्तिष्क में बैठ जाती। जो एक बार सीखती उसमें कभी त्रुटि ना होती थी। सीखने वाले विचार में कोई त्रुटि बाधा न होने देती। 8-9 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वह भर के कामों में माँ की सहकारी बन बैठी। अब विवाह की समस्या का समाधान आवश्यक हो गया है। कन्या के जीवन से चिर कौमार्य का कलंक दूर करने के लिए रघु ने उसी धोखाधड़ी का आश्रय लिया जो विवाह की हाट के अनुपयुक्त कन्याओं के माता पिता का ब्रह्मास्त्र है। अर्थात अपनी बेटी की शादी करने के लिए जो झूठ मूठ करना पड़ता है वह सभी आज रघु अर्थात गुंगिया के पिता ने किया है। उसने किसी दूरस्थ गांव से छोटी कन्या की सगाई करने की
उपरांत विवाह के अवसर पर मंडप तले गुंगिया को बैठाकर शेष विधि संपन्न कर दी। 3-4 वर्ष के बाद गौनी में ससुराल पहुंचकर गुंगिया ने अपनी दयनीय स्थिति का नवीन परिचय पाया। वह जब कुछ न बोल सकी और विवश किए जाने पर ऐं ऐं करने लगी, तब ससुराल वाले दो का पान खाने के क्षोभ में आपे से बाहर हो गए। बहू गूंगी है, उसके बाप ने सबको ठगा लिया है, इसे गहने छीन कर निकल दो आदि उद्गारों में गूंगिया ने अपने जीवन के निठुर अभिशाप की वह छाया देखी जो नैहर में माँ बाप की मत से ढकी हुई थी। उसने बड़ी दीन से सास के पैर पकड़े, अर्थात झूठ मूठ करके उनकी शादी हुई है, पर 3-4 वर्ष के बाद जब वह ससुराल जाती है, ससुर वाले उनको मारपीट करते हैं और उनको घर से भगाने के लिए वे कहने लगते हैं। तब वह पैर पकड़कर वह मांगने लगती है, रोने लगती है, पर किसी का हृदय ना पसीजा। धोखा तो धोखा ही है। जिसने उनके साथ छल कपट का व्यवहार किया, वह यदि स्वयं दंड ना भोगे तो उसकी संतान को तो भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा न्याय की महिमा कहाँ रहेगी। अंत में सब गहने कपड़े रखकर सलमान ने गुंगिया को उसके पिता के घर भेज ही संतोष की सांस ली। ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ससुराल वाले उनको घर से बाहर निकालते हैं, उनके गहने जो रहे वे रख लेते हैं। तो अनिवार्य रूप से वह अपने माता पिता के घर में आती है। तो रुग्गो अपने कार्य से पहले ही अश्रुतप्त था, अर्थात दुखी था। अन्य प्रतिकार के रूप में उसने अपने दूसरी लड़की का विवाह वहीं कर देने का प्रस्ताव भेजकर संधि कर ली। इस बार कन्या को भली भांति देख सुनकर शुभ मुहूर्त में विवाह भी हो गया। बुढ़िया कहती है कि जब गुंगिया ने अपने चढ़ावे में आए हुए गहने कपड़ों से सजी हुई बहन का अपने पति से गठबंधन होते देखा, तब वह मुंह में आंचल ठूंस कर ही रुलाई रो सकी। बहन के चले जाने पर वह अपने मूक सेवा से माता पिता का संताप दूर करने का प्रयत्न करने लगी। अभी छोटी बहन के साथ उनकी शादी हो जाती है। वह जाने के बाद आज अपने माता पिता की सेवा करने लगी है और तब से बहुत समय बीत गया। गुंगिया के माँ बाप भी परलोक सिधारे गए और उसके सास ससुर भी। उसकी बहन रुकिया ने 2 बच्चों को जन्म दिया, पर उनमें एक भी 3 वर्ष से अधिक आयु लेकर नहीं आया। अर्थात 2 बच्चे हुए हैं उनकी बहन को, पर 2-3 साल के भीतर ही 2 भी मर जाते हैं। तीसरे का शोक ना सहने के विचार से ही संभवतः वह उसे होते ही मातृहीन बना गई। घर में उसके अर्थात तीसरा बच्चे का जन्म होते ही बहन मर जाती है। घर में उसके पालने का कोई प्रबंध ना कर सकने के कारण पिता नवजात शिशु को ससुराल ले गया और उसे गुंगिया को गोद में रखकर रोने लगा। अतः ससुराल अभी पत्नी मर जाने के बहू मर जाने के कारण अभी उस तीसरे बच्चे को लेकर गुंगिया के पास आ जाता है। अपने समान वाणी विहीन शिशु की टिम टिमाती हुई आंखों में गुंगिया ने कौन सा संदेह पर यह तो वही जाने, पर वह उसे लौटा देने का साहस ना कर सकी। बहनोई ने दबी जवान से उसे घर ले चलने का प्रस्ताव किया, पर उसके मुख पर अस्वीकृति की कठोर मुद्रा देखकर बीच ही में रुक गया। गांव वालों ने इस गूंगी माँ का संतान पालन देखकर दांतों तले उंगली दबाई, अर्थात किस तरह वह उनकी सेवा करती है देखकर जो आश्चर्यचकित हो गए। इतने सुंदर सेवा करने लगी है। उसने एक बैल बेचकर बच्चे के दूध के लिए 2 ಬಕರಿಯಾ ಖರೀದಿ देख लीजिए, 2 ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಅವನು ಒಂದು ದನವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ। ಅವರು अपने घराऊ कपड़े काट कर उसके लिए झंगोला टोपी सिलवाई, अपनी हमेली पहुंची तुड़वा कर
उसके लिए पैंथनी, गर्दनी, कटोला और कड़े कड़वाए तथा नामकरण के दिन अपने जोड़े हुए रुपए खर्च करके सबकी दावत कर डाली। माँ बाप के ना रहने से गुंगिया का कारोबार जो ऐसे ही धीमा हो गया था, उस पर अब वह शिशु की देख-रेख में व्यस्त हो गई। इस प्रकार संपत्ति घटने के साथ-साथ हुलस ही बढ़ने लगा। उसके बाप ने वो पहले कुछ दिनों तक खोज खबर ली, फिर वह नई पत्नियां और नई संतान के स्नेह में भूल ही गया। गुंगिया ने उनसे कुछ मांगा और ना हुलसी के राजसी खर्च में कभी कमी की। अर्थात हुलसी के लिए जो चाहिए वह सभी कर लिए, परंतु ससुराल से कुछ भी नहीं मांगा है। एक अवस्था तक गूंगे और उसका बेटा दोनों गूंगे थे, अतः एक दूसरे की बात संकेतों से ही समझते रहे। बोलना सीख जाने पर अबोध बालक माँ के मौन पर विस्मित हुआ और फिर कुछ समझदार होने पर वह लज्जा का अनुभव करने लगा। गांव के लड़के जब उसे गूंगी का बेटा गूंगा कहकर चिढ़ाते तब वह मर्महित हो जाता, कभी उन्हें मारने दौड़ता, कभी रोने लगता है। इस तरह अभी बहन का बेटा हुलस को पालन पोषण करने लगा है। जितना चाहिए उतना वह सब कुछ देने लगा है। कुछ कमी तो उसने नहीं की है। और बाद में क्या हो जाता है, तो अंतिम एपिसोड एक बाकी है, वह तो मैं अगले पेज में समझा दूंगा। आज यह पाठ समाप्त कर लेता हूँ। बहुत लंबा हुआ है, परंतु अनिवार्य रूप से मुझे यहाँ करना पड़ा है। अगले पेज में देखेंगे। नमस्कार।